A very good morning, students. We are back in online classes of पगड़िया बाल विद्या निकेतन। आज हम जो हमारा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं माइक्रो का सबसे पहला टॉपिक अपन मान सकते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स अपन डिस्कस कर चुके हैं। एक नया टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब अपन जो सेंट्रल प्रॉब्लम का अपन ने डिस्कशन किया वहां पर जो पहली प्रॉब्लम थी व्हाट टू प्रोड्यूस, वो प्रॉब्लम बेसिकली आपको डिसीजन लेने के रिगार्डिंग थी कि किस तरह की गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए। और ये डिसीजन लेना जरूरी क्यों था? बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस। ठीक है, हमारे पास में रिसोर्सेस थोड़े थे। दिस इज व्हाई वी नीड टू टेक अ डिसीजन that which type of good is to be produced and how much quantity of that good should be produced। कौन से गुड बनाए और कितनी मात्रा में बनाए, इन दोनों के बारे में निर्णय जो लिया जाना था वो आपके व्हाट टू प्रोड्यूस में लिया जाना था। अब अपन हमारे इस पहले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। तो सबसे पहले हमें इसके डेफिनेशन या मीनिंग को समझ लेना चाहिए। अब क्योंकि ये अपने आप में कर्व है या फ्रंटायर है, ठीक है, इसे पीपीसी या पीपीएफ दोनों नामों से जाना जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। होता क्या है? द कर्व विच शोज द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, द कर्व विच शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी। कुछ एक शब्दों पर यहां ध्यान दीजिएगा, विच शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। गुड्स कितनी होनी चाहिए? टू होनी चाहिए। उसके बाद में यहां पर एक वर्ड लिया गया कैन बी प्रोड्यूस्ड, यानी कि प्रोड्यूस की जा सकती हैं, आर प्रोड्यूस नहीं बोला। यानी कि इसका रिलेशनशिप अगर देखा जाए तो इसका एक्चुअल प्रोडक्शन से कोई वास्ता नहीं है। इसका जो लेना देना होगा वो एस्टिमेशन से होगा। किससे होगा? एस्टिमेशन से। एस्टिमेटेड या एस्टिमेटेड प्रोडक्शन, प्रपोज्ड प्रोडक्शन। ठीक है, इसका एक्चुअल प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं। विद गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी, These are the primary conditions। रिसोर्स कांस्टेंट रहना चाहिए, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहनी चाहिए, इन दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद आप कितनी यूनिट्स बना सकते हैं, किसी भी दो गुड्स की कितने यूनिट्स बना सकते हैं, उसी को समझना क्या कहलाता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाता है। एक चीज को समझिएगा, मानिए कि मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूं, मेरे पास में 10,000 रुपए है, मैं अपना पैसा 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं। ठीक है, अब जब 10,000 इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे पास में दो तरह की गुड्स हैं, गुड ए और गुड बी। ईदर आई कैन प्रोड्यूस गुड ए और आई कैन प्रोड्यूस गुड बी। मैं चाहूं तो गुड ए बना सकता हूं, मैं चाहूं तो गुड बी बना सकता हूं। अब इस इनकम को अलोकेट करना है कि भाई कितना पैसा तो गुड ए पर खर्च किया जाए और कितना पैसा गुड बी पर खर्च किया जाए। तो कॉम्बिनेशन ये हो सकता है भी 5,000 रुपए ए पर लगाए, 5,000 बी पर लगाए। ये भी हो सकता है कि अगर ए की डिमांड ज्यादा है, अपन 8,000 रुपए ए पर लगा दें, 2,000 रुपए बी पर लगा दें। ये भी तो हो सकता है कि बी की डिमांड ज्यादा हो। जब बी की डिमांड ज्यादा होगी तो अपन 8,000 रुपए बी पर लगा सकते हैं और रिमेनिंग 2,000 ए पर लगा सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। It's totally up to the producers. How would they prefer to allocate their resources among different goods? वो अलग अलग गुड्स में अपने रिसोर्सेज को कैसे बांटना चाहते हैं, ये प्रोड्यूसर के निर्णय पर डिपेंड करेगा। तो पीपीसी के बारे में अपन ने क्या कहा, मेरे साथ में इसकी डेफिनेशन को लर्न कीजिएगा, पहले यही रिमेंबर कर लो इसको। द कर्व विच शोज द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which can be produced with given resources and given technology। repeat करें दोबारा, the curve which shows the combinations of two goods which can be produced with given resources and given technology। अब इसी डेफिनेशन के बेसिस पर इसके assumptions को पिक कर लेते हैं। assumptions क्या है?
पहली assumption क्या है? Two goods must be there. Goods कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए. उसके बाद में अगला आता है given resources and technology. इसका मतलब ये है कि resource and technology must remain constant. इन दोनों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए. अगर इन दोनों में चेंजेस आएंगे तो अपन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जो प्रॉपर्टीज है उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे. प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में चर्चा अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अभी हाथ फिलहाल इतना समझिएगा. रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी मस्ट रिमेन कांस्टेंट. पहला क्या बताया? टू गुड्स. सेकंड, रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी मस्ट रिमेन कांस्टेंट. तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. सीधा सा मतलब ये वेस्टेज नहीं होना चाहिए. ये जो 10,000 रुपए हैं वो ए और बी में बंटने चाहिए. इनमें से वेस्टेज कुछ नहीं होना चाहिए. ठीक है. अब अपन कहें कि फुल्ली एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. लास्ट जो पॉइंट आता है बड़े काम का पॉइंट है इम्परफेक्ट मोबिलिटी इन फैक्टर्स ऑफ अ प्रोडक्शन. अब बात ये आती है इम्परफेक्ट मोबिलिटी होता क्या? इसका सीधा सा मतलब है ऑल इनपुट्स आर not equally efficient in producing different type of goods. नहीं समझ में आया? दोबारा समझाते हैं. अब अपन कहें कि मान लीजिए मैं हूं, I can easily or efficiently teach economics. If management give me some other subjects along with it, I won't be that much efficient. How much I am efficient in economics? अगर मान लीजिए कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं स्कूल के अंदर तो मैं इकोनॉमिक्स में एफिशिएंट हूं पढ़ाने में. आई एम इनपुट और स्कूल का काम है सर्विस रेंडर करना यानी कि टीचिंग करवाना. वो स्कूल का आउटपुट. दे आर यूजिंग मी एफिशिएंटली. वो मुझे एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं. ठीक है. अब अगर मैनेजमेंट ये चाहे कि आई नीड टू टेक सम अदर सब्जेक्ट्स अलोंग विद इट तो जरूरी थोड़ी है कि आई वुड बी इक्वली एफिशिएंट हाउ आई एम एफिशिएंट इन माय ओन सब्जेक्ट. तो जितना एफिशिएंट मैं मेरी सब्जेक्ट में हूं उतना ही एफिशिएंट मैं किसी और सब्जेक्ट में हूं. ये जरूरी तो नहीं होता. इसी तरीके से अपन इसको एक छोटे से और एग्जांपल से समझते हैं. एक हलवाई है, वो मिठाई बहुत अच्छी बनाता है. अब मिठाई में भी वो जलेबी बनाने में एक्सपर्ट है. उसको आप जलेबी का काम तो बहुत टेस्टी जलेबी बनाता है. अब अचानक से किसी ने जाकर के कहा भैया कि आप एक काम करिएगा. बोले हाँ फास्ट फूड बनाना है आपको. आपको लगता है कि वो जलेबी बनाने वाला हलवाई फास्ट फूड बनाने में उतना ही एफिशिएंट होगा जितना एफिशिएंट वो जलेबी बनाने में? नहीं. क्यों? कारण क्या है उसका? एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन. क्या है? एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन. यानी कि यहां पर अगर एक रिसोर्स को उसके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन से हटाकर किसी दूसरे एरिया में डाला जाएगा तो उसके प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी, उसकी प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाएगी, वेस्टेज ज्यादा होगा. ऑर्गेनाइजेशंस में जनरली समझिएगा एक बंदा है वो टैली पर बहुत अच्छा काम कर लेता है, कंप्यूटर पर टैली पर बहुत अच्छा काम कर लेता है और मान लेते हैं कि भैया अपने जो दिन का काम है वो 4 से 5 घंटे में कवर कर लेता है. मैनेजमेंट ये चाहता है कि वो टैली को छोड़ करके सॉफ्टवेयर पर काम करना स्टार्ट करे. सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि अपन कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम चालू कर दे. कर लेगा वो? चलो नहीं कर पाएगा. ही नीड ट्रेनिंग. उसे ट्रेनिंग की जरूरत होगी और ट्रेनिंग लेने के बाद में भी वो उतना एफिशिएंट नहीं हो पाएगा जितना कि एफिशिएंट वो टैली पर था. कारण क्या है उसका? उसका रीजन ये है उसका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन. इसी चीज को अपन कहते हैं इम्परफेक्ट मोबिलिटी इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इसी को अपन कहते हैं, इसी पॉइंट को लिखा जाता है कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स. इसी चीज को अपन कहते हैं कि व्हेन रिसोर्सेज मूव फ्रॉम देयर हाई एफिशिएंट एरिया टू लेस एफिशिएंट एरिया देयर प्रोडक्टिविटी टेंड्स टू फॉल. उनकी प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाती है. ठीक है. आज की क्लास में अपन ने पीपीसी का केवल इंट्रोडक्शन पढ़ा है. इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. रिकॉल करिए फटाफट से. पीपीसी की डेफिनेशन क्या बताई? कर्व व्हिच शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. 4 assumptions बताए. 4 assumption कौन कौन सी? पहला टू गुड्स, देन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी मस्ट रिमेन कांस्टेंट, थर्ड fuller and efficient utilization, and last imperfect mobility in factors of production.
ठीक है बेटा, ये अपने को आज प्रिपेयर करके छोड़ना है। थैंक यू।